चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टेम्परेचर स्केल्स एंड प्रेशर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स अवेलेबल एंड हाउ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इफेक्ट एट टेम्परेचर स्केल्स। फिर हमने एक टेम्परेचर स्केल ड्राइव किया था, उसके लिए हमने रेफरेंस कैलकुलेट किया था इन विच देयर इज नो हम कह सकते हैं कि जो कि डिपेंड नहीं करता थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। उसके बाद हमने प्रेशर डिवाइसेस के बारे में प्रेशर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम उसको मेजरमेंट किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और हमने गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है तो गेज प्रेशर कहाँ पे लाई कर होगा, आइदर इट लाइज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द वर्क एंड द एनर्जी, हाउ द वर्क एंड एनर्जी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। Before going to the detailed discussion of the work and energy, let's discuss some common pressure, energy, and other units that we have to use in the future calculations. उसमें सबसे पहले देखें हमारे पास जो यूनिट आता है that is for the pressure. प्रेशर के जो यूनिट होते हैं हम प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल में, बार में मेजर करते हैं, पाउंड फोर्स में मेजर करते हैं, एटीएम में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें प्रेशर से बार में कन्वर्जन करनी हो तो उसके लिए हमारे पास उसकी कन्वर्जन वैल्यूज जो है वो गिवन है। लाइक जस्ट गिव मी मिनट। ये देखें ये हमारे पास क्या कन्वर्जन गिवन है फ्रॉम प्रेशर डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम, ये प्रेशर है हमारे पास। अब लेट्स से अगर प्रेशर 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोथ आर इक्वल, और 1 पास्कल जो है वो किसके इक्वल होगा, सॉरी 1 बार किसके इक्वल होगा, 10⁵ पास्कल के। तो बेसिकली ये दो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आगे आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करोगे। अच्छा, प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आते हैं डेट इज़ फॉर द एनर्जी। एनर्जी को हम ये कहते हैं जाउल में, किलो जाउल में। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीयू स्टैंड करता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। किलो कैलोरीज में, किलो वाट आवर में, फीट पाउंड फोर्स, ये फीट है, ये मेरे पास पाउंड फोर्स है। थर्म में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्वलेंट, बैरल ऑयल इक्वलेंट, गैलन्स ऑफ गैसोलीन, क्यूबिक फुट ऑफ नेचुरल गैस। तो ये सारे के सारे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके जो कन्वर्जन में कॉमन यूनिट्स यूज होंगे डेट विल बी जाउल, किलो जाउल, बीटीयू एंड किलोवाट आवर। ये कॉमन यूनिट्स जो हैं हम आगे कन्वर्जन्स में यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आते हैं डेट इज फॉर द एनर्जी रेट ऑफ पावर। अब एनर्जी को हमने जॉल में डिफाइन की है, तो रेट की जब हम बात करते हैं तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी द रेट। सो जॉल पर सेकेंड इट विल बी इक्वल टू 1 बार, और इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी रेट कहते हैं। इसी तरह ये आपके सामने ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 टन है, HP है, हॉर्स पावर है। कॉमन यूनिट है जो कि हम यूज़ करेंगे, हॉर्स पावर का यूज़ करेंगे, वाट का यूज़ करेंगे, जॉल पर सेकेंड यूज़ करेंगे, BTU पर आर जो है यूनिट हम यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। आफ्टर द एनर्जी rate or power, the next one is the energy density. This is the common question, what is difference between energy rate and energy मैम density? जी जी, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है। मैं इसलिए सबसे पहले पूछा था कि आवाज़ क्लियर आ रही है, आपने कहा क्लियर आ रही है। नो मैम क्लियर है आवाज मैम। क्लियर है लेकिन स्लो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब किसी बेहतर हुई किसी है? पॉइंट पे नो मैम अब बहुत ज्यादा स्लो हो गई। अब बेहतर हुई है? यस मैम। अब बेहतर है ना? यस मैम।
अब कोई मसला तो नहीं है आवाज़ का? अगर मसला है तो प्लीज़ मुझे यहीं पे क्लैरिफाई करें ताकि हम आगे बढ़ते उससे पहले हम इसको रेक्टिफाई करें। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? मिस हमें तो क्लियर आ रही है सबको। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास हम बात करते हैं कि देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी रेट एंड एनर्जी डेंसिटी। सो व्हेनेवर यू हैव डिफाइंड द एनर्जी रेट, इट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, and whenever you have to define the energy density mean for a given area what is the spread of the energy. So energy per unit mass, per unit mole or per unit area, this is called the energy density. तो आप लोगों से कोई डिफरेंस पूछते हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी रेट पर यूनिट टाइम है, बट अगर हम पर यूनिट मैस, पर यूनिट मोल और पर यूनिट एरिया बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, डेट विल बी द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के देखिए हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, किलो जॉल पर केजी हो सकता है, किलो जॉल पर किलो मोल हो सकता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो सकते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो सकता है, किलो कैलोरीज हो सकते हैं, दीज और ऑल द यूनिट फॉर द एनर्जी डेंसिटी। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस गिवन है कि अगर हमें मेगावाट से वॉट में कन्वर्ट करना है या मेगा पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट करना है तो आपको किस किस के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करना पड़ सकता है। तो ये आपके पास अगर आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आप इस स्लाइड्स को अपने पास सेव कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन। अगर आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हैं ड्यूरिंग द पेपर, आप इन स्लाइड्स का प्रिंट आउट करके अपने साथ लेके आ सकते हैं फॉर द यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपके पास सारे के सारे टेबल्स जो हैं हम कैलकुलेशन के दौरान कुछ प्रॉपर्टी टेबल्स होंगे तो वो सारे एसआई में हो या इंग्लिश यूनिट्स में हो, तो वो डिफरेंट यूनिट्स में हो सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर ये प्रॉपर्टीज टेबल होगा तो यू कैन कन्वर्ट देम इजीली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चले, अच्छा अब हम नेक्स्ट आज का जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज द वर्क एंड एनर्जी, एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम यूनिस एंजल। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टुडे लेक्चर इज वी विल डिस्कस व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज एनर्जी, how we can differentiate work and energy. Then we will discuss the zeroth law on the basis of the definition of heat and energy. And next we will discuss processes and their types. आज हम जो है वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर ए जनरल प्रोसेस के लिए कि हमारे पास एक सिस्टम के अंदर हम वर्क किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम हम उसी वर्क को अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, जब भी हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस जो कि इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास बेसिकली वही है थ्री मेन प्रॉपर्टीज। जो वो सब्सटेंस है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हम इन प्रॉपर्टीज को किस तरह वेरी करते हैं, बाय कीपिंग द वन प्रॉपर्टी कांस्टेंट वी विल ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द अदर टू। Like by keeping the pressure constant, we will see how volume is directly proportional to temperature. By keeping the volume constant, we will observe volume pressure is directly proportional to temperature. And similarly, by keeping the temperature constant, it is observed that pressure is inversely proportional to volume. When we combine all these equations, we will get an equation that is PV is equal to RT, where R is the universal gas constant, and this equation is valid for gases, and universal gas constant and its value is equal to 8.31 kilojoule per kilomole into Kelvin. This equation is valid for gases as well as for the प्योर सब्सटेंसेस। और हमारे पास ये वैल्यू किस में आ जाती है, आपकी 8.31 SI यूनिट में आ जाती है। इसी तरह जब आप इंग्लिश यूनिट्स में बात करोगे तो दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। फ्यूचर में ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जब हम डिफरेंट लॉज कैलकुलेट करेंगे तो हम इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को ही एज रेफरेंस बनाते हुए अप्लाई करेंगे और डिफरेंट कैलकुलेशंस जो है वो करेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है P इज इक्वल टू रो इंटू आर टी। रो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को, और डेंसिटी किसकी इक्वल आ जाती है, डेट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, डेट विल बी द इक्वेशन ऑफ state in terms of molecular weight, and that is the general equation of the state.
क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी जी मिस। बाकी सब सो गए? नहीं मिस। यस मिस। नो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हीट। अच्छा, अब हीट हम देखते हैं, लेट्स से आई हैव अ सिस्टम, दिस इज द सिस्टम बाउंड्री, system A, I have another system, these are the system boundaries, let's say this is the system B. System A has a temperature of 100 degrees Celsius, system B has a temperature of 50 degrees Celsius. Whenever these two systems interact करेंगे तो क्या होगा, there is a energy transfer or there is a heat transfer. Why? Because of this temperature difference. Heat कहाँ से transfer होनी चाहिए? Heat is will be transferred from system A towards the system B. This is mean heat जो है हमारे पास किसी एक body में contain नहीं हो सकती. It will always move across the boundaries. ये boundaries है तो वो क्या करेगी? Due to this interaction, it will always move across the boundaries. और हीट ट्रांसफर क्यों होगी? विल बी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पे देखें, एक बॉडी का टेम्परेचर 100 है, दूसरी बॉडी का क्या हमारे पास 50 है, तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी द हीट ट्रांसफर. उसके बाद कहते हैं हीट ट्रांसफर कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ द सिस्टम. जी मोहसिन, क्या क्वेश्चन आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए इनके दरमियान कोई मीडियम होना लाजमी है या इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होना लाजमी है? इनका इंट्रैक्शन होना लाजमी है. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मीडियम क्या बन जाएगा? डेट विल बी अनदर सिस्टम. ऐसे ही है. यहाँ आपके पास क्या है? मीडियम. लेट से आपका हाथ है, आपकी बॉडी है और आपका रूम है. तो अब मुझे बताओ, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन, कोई मीडियम है? नो मैम. मीडियम नहीं है ना. डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना अक्रॉस द बाउंड्रीज. हमारी बॉडी में रूम की बाउंड्रीज में इंटरेक्शन हुआ तो देयर इज अ हीट ट्रांसफर. मैम वो जस्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी हीट. नॉट नेसेसरली. हायर लोअर की तो हम बात बाद में करते हैं ना, वो तो एक सेकंड चीज है. सबसे पहले जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक तो हीट ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है. ओके मैम. क्लियर? मैम इसमें मीडियम का जो केस होगा वो एक अलग केस हो जाएगा, वो तीसरा सिस्टम इन हो जाएगा इसमें. वो डेफिनेटली दैट विल बी द थर्ड सिस्टम. ओके आपके मैम, पास थैंक यू. आपकी बॉडी और रूम क्या है? रूम क्या मीडियम बन गया? आपकी बॉडी से आप रूम तक ही ट्रांसफर करने का. तो मीडियम इज बेसिकली ए सिस्टम. ओके ऐसे मैम. डिफाइन करोगे ना. मीडियम क्या है हमारे पास? सिस्टम ही है ना. क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. यस मैम. अच्छा, हमने बात की कि हीट ट्रांसफर कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ द सिस्टम. कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि हमेशा ही स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होगी. ये पॉइंट जो है मैं आगे जब सेंसिबल और लेटेंट हीट करवाती हूँ उसमें मैं बताऊंगी कि वो कौन से केसेस हैं कि हमारे पास हीट ट्रांसफर की वजह से स्टेट में चेंज आ सकता है, और वो कौन से केसेस हैं कि जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? टेम्परेचर चेंज आ सकता है. अच्छा, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू गो फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम इज द पाथ डिपेंडेंट. अब जैसे हम पाथ चेंज करेंगे, अब Q हमारे पास हीट ट्रांसफर हम किस तरह डिफाइन करते हैं? Q इज इक्वल टू U, दैट इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एरिया इनटू डेल्टा T. तो बेसिकली Q जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा T के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस. सेकेंड कोफिशिएंट क्या? दैट इज द एरिया. एरिया चेंज हो रहा है हमारे पास, पाथ चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या चेंज होता जाएगा? हीट ट्रांसफर रेट भी चेंज होता जाएगा. इसी तरह मटेरियल चेंज होगा. देयर आर मटेरियल्स लाइक वुड है और एल्यूमिनियम है. अगर आप दोनों का कंपैरिजन करो तो देयर इज अ डिफरेंट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी डिफरेंट फॉर द वुड और एल्यूमिनियम. वुड के केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कुछ और होगा. तो इट मीन्स हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू गो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम वो क्या है? पाथ डिपेंडेंट है. इसी तरह हमारे पास एक केस आता है,
लेट्स से अगर आप बॉडी को इंसुलेट कर देते हो तो हमारे पास देयर इज नो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर, ये दूसरे सिस्टम के साथ हीट ट्रांसफर जो है उसका स्टॉप हो जाता है, विद इन द सिस्टम हमारे पास चेंज आ रहा होता है। तो इस तरह की सिस्टम है इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर, Q is equal to 0 are called the adiabatic processes or also called the isentropic processes. उनको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक भी कहते हैं, और हम सेकंड उनको क्या नाम आता है, दैट विल बी द आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes. On the basis of definition of heat, we will derive another law of the thermodynamics that is called the zeroth law of thermodynamics. अब zeroth law जो है बेसिकली हमारे पास एक तो हीट की डेफिनेशन बताता है, दूसरा zeroth law को बेस बना के डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल्स जो है वो ड्राइव किए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमने लास्ट टाइम जब टेम्परेचर स्केल ड्राइव किया था तो सबसे पहले हमारे पास एक रेफरेंस स्केल था, हमने रेफरेंस स्केल को इमर्स किया था वाटर मीडियम के अंदर। कब तक इमर्स किया रखा था? until there is a thermal equilibrium between reference and the water medium. तो it means वहाँ पे thermal equilibrium का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ था? फ्रॉम zeroth law. अब सबसे पहले zeroth law की assumption देखते हैं। अब सबसे पहले कहते हैं if there are two bodies in contact through a thermal conducting boundary. अब यहाँ पे देखें पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। इन कॉन्टैक्ट होने के बाद उनकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए? थर्मली कंडक्टिंग होनी चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय थर्मली कंडक्टिंग? लाइक हमारे पास अगर एक बॉडी है, मैंने उसको इंसुलेट कर दिया तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई जब तक उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो थर्मल कंडक्टिंग नहीं होंगी हम zeroth law को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन इज proper contact. Second condition is thermal conducting boundaries for a sufficient long time. अब हम sufficient long time की बात भी करते हैं जब दो चीजें एक दूसरे के साथ, दो सिस्टम एक दूसरे के साथ immediate contact के ऊपर आएंगे तो उनके दरमियान heat transfer possible नहीं हो सकेगा। So for a proper heat transfer or a complete thermal equilibrium, there should be a sufficient long time. सो डैट दोनों के सिस्टम की जो बाउंड्रीज है वो प्रॉपरली इंटरेक्ट करके उस टाइम तक इंटरेक्ट करती रहे until unless all the temperature heat of temperature of the both bodies should be same. So हमारे पास तीन कंडीशंस होगी। फर्स्ट क्या है? थर्मली कंडक्टिंग बॉडीज, प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड फॉर ए सफिशिएंट लॉन्ग टाइम so that no observable change take place, thermal equilibrium is established. Second, हमारे पास two systems which are individually thermal equilibrium with the third are in thermal equilibrium with each other. अब let's say हमारे पास कहते हैं there is a एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। अब A बॉडी आप अज्यूम कर लें आपका रेफरेंस है जिसको आपने टेम्परेचर मुहैया करना है। B बॉडी जो है ये आपका कुछ मीडियम है। A बॉडी B जब एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आए, कब तक इन कॉन्टैक्ट आए कि A का टेम्परेचर भी हमने 50 कर दिया और B का टेम्परेचर भी हमारे पास क्या आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने B को, अब B का टेम्परेचर हमारे पास नोन है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका हमने कांटेक्ट करवाया बॉडी C के साथ। कब तक कांटेक्ट करवाएंगे? until unless B और C का टेम्परेचर भी सेम हो जाए। तो कहते हैं अगर A और B का सेम है और B और C का सेम है तो डेफिनेटली A और C का टेम्परेचर भी क्या होगा? हमारे पास सेम होगा। तो इट मीन्स इफ T1 is equal to T2, T2 is equal to T3, then T will be equal to T1 will be equal to T3. So the statement of the zeroth law, okay, there exists in every thermodynamic system a property called the temperature. Equality of temperature is a necessary condition for the thermal equilibrium. तो यहाँ से देखिए आपका thermal equilibrium की definition भी आ जाती है कि equality of temperatures is necessary condition for the thermal equilibrium. This is called the zeroth law of thermodynamics. Is it clear to everyone? जी मिस क्लियर है। जी मिस। इसकी assumptions जो है वो important है। आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि what are the assumptions of the zeroth law. अगर ये assumptions fulfill नहीं होंगी तो zeroth law हमारे पास कभी भी achievable नहीं है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एनर्जी। जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं ई सिस्टम, तो एक सिस्टम के अंदर देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, potential energy plus internal energy. So basically the kinetic and potential energy are the macroscopic form of energy
And internal energy is the microscopic form of energy. अब मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या है? लेट से आप एक बॉल है उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हो तो बॉल के अंदर एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी और वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. सो आप उस चेंज को विजुअलाइज कर सकते हो within the given frame of reference. So such type of energies that can be visualized or those system possesses as a whole with respect to the some outside frame is known as the macroscopic forms of energy, like kinetic and the potential energy. Microscopic form of energy क्या है? Each system consists of a different molecules and the molecule continuously strike with each other. When the molecules strike with each other, there is a change in velocity. When there is a change in velocity due to change in the kinetic energy, when there is a change in the kinetic energy, let's say temperature of the system will be changed. Either the temperature change is a very minute, but there is a change. So such type of the energy that is associated or linked with the molecular structure of the system and the degree of the molecular activity is known as the microscopic forms of energy. And the sum of all the microscopic forms of energy that is known as the internal energy. क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। जी मिस। यस मैम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर में अब हमें इंटरनल एनर्जी को ही यूटिलाइज करना है सिस्टम की. अच्छा, उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्क्राइब करते हैं हाफ एम के. और लेकिन हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. सिस्टम के अंदर हम काइनेटिक एनर्जीज को या कोई भी चीज़ होती है उसको क्या करते हैं? पर यूनिट मास के साथ ले लेते हैं. इस तरह क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है. इट मीन्स, हाँ जी, मुझे बताया वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मास डिपेंडेंट है. जब हम कहते हैं कि द प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, तो उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? फाहद फारूक. Yes, ma'am. हाँ जी, मुझे बताओ. पर यूनिट, लेट्स से इफ आई से वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैम वॉल्यूम पर यूनिट मास तो होती है, डेंसिटी होती है. वॉल्यूम पर यूनिट मास डेंसिटी होती है. अच्छा, वॉल्यूम पर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है फिर? मैम रिपीट कीजिएगा, अभी आपने क्या कहा? मैंने पूछा है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास को डिफाइन करो. कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है? इख्तिशाम. मैम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी. हाँ जी, आप लोग लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़ के आए हुए. तो हम क्या कहते हैं? किसी भी whenever we discuss the thermodynamic system we will take the specific properties. यहाँ पे देखिए सिस्टम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू ग्राम जी इंटू जी. जी किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट को. यूनिट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट यहाँ पे देखिए हमारे पास मास का यूनिट क्या है? ग्राम्स. ग्रेविटी हमारे पास एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी हाइट है, तो यूनिट हमारे पास क्या बन गया? किलो जॉल. जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की यहाँ पे मास रिमूव किया तो यूनिट विल बी किलो जॉल पर केजी. तो जब भी आप यूनिट देखना, आपने लाजमी यूनिट्स को सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज हमारे पास पूरी इक्वेशन जो वो गलत हो जाएगी. सो द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब एनर्जी पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या फिर एनर्जी रेट कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया. व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट मास? एनर्जी डेंसिटी मैम. दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और एनर्जी रेट क्या होता है. इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना. आप यहाँ पे देखें, सेकेंडली हम क्या डिफाइन करते हैं? मास फ्लो रेट डिफाइन करते हैं कि फॉर ए गिवन टाइम इनलेट से आउटलेट की तरफ कितना मास फ्लो हुआ है, तो उसको मेजर करते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट. अब आप यहाँ पे देखो, मैं अगर आप लोगों के पास कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि बैक एंड से हम लेके चलते हैं. अब यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या फार्मूला क्या आ जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब. ए क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ द ऑरिफिस, या आपके पास जिसमें से मास पास कर रहे हैं.
दैट इज मीटर स्क्वायर, और v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है जिस स्पीड के साथ मास फ्लो कर है, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग अब यूनिट देखिए मेरे पास क्या बचा है, kg पर सेकेंड। kg पर सेकेंड किसको डिफाइन कर रहा है, दैट डिफाइंस द मास फ्लो रेट। क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस। Yes, अच्छा, ma'am. if we have to define the volume flow rate, कि how much volume of the liquid will flow, तो मैं उसको किस तरह डिफाइन करूंगी, कैन आई राइट एरिया, मीटर क्यूब ओवर सेकंड। area of this orifice multiply by the velocity with which the fluid flow, that is v average। अब एरिया का यूनिट देखें क्या आ जाएगा, that is मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, so that is equal to meter cube per second, and this is called the volume flow rate. There are two important parameters, one is the mass flow rate and second one is the volume flow rate. Is it clear to everyone? यस मिस। Yes, miss. So next we have a two types, sensible energy and the latent energy। जब last time बिल्कुल first slide में I have discussed कि heat और energy can alter the state of the system। It can, मैंने ये नहीं कहा था कि necessary है कि वो state change करेगा, there are possibility that it can alter the state of change। So वो आप लोगों को उसका आंसर मैं अब यहाँ पे दूंगी। अच्छा, हमारे पास एक होती है सेंसिबल हीट एडिशन और रिमूवल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, लेटेंट हीट एडिशन और रिमूवल होता है। जब हम बात करते हैं कि हीट इज एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम सेंसिबली, what does it mean? It means there is the change in temperature of the system but no change in phase, but no change in phase. So it means heat is added to the system or removed from the system sensibly. Whenever we discuss there is a change in temperature as well as change in phase, so we call the heat added or removed latent. अच्छा, अब let's say if you boil the water, इनिशियली जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर आइस में होता है, जैसे जैसे बॉयल होना शुरू होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड देन फाइनली इनटू द वेपर होता है गैशियस फेज। अब वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर और गैस फॉर्म में आना क्या है, दैट इज बेसिकली द लेटेंट हीट एडिशन हो रहा है इसके अंदर। इसी तरह अगर हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो वाटर जो है लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो दैट इज द लेटेंट हीट रिमूवल। हमने हीट को रिमूव करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। लेटेंट हीट सबको क्लियर है? Yes, miss. जी मिस मिस। एक दफा दोबारा बता दीजिएगा ये काइंडली। अच्छा, मैं सेंसिबल रिपीट करके दोबारा लेटेंट को रिपीट करती हूँ। अच्छा, अब सेंसिबल ठीक है। देखें, आपके रूम में पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, आप जब पंखे या एसी के नीचे बैठते हो तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में चेंज आता है, बट क्या आपकी स्टेट में चेंज आता है? नो। इसी तरह अगर आप अपने रूम में हीटर लगाते हो तो आपके रूम में हीट एडिशन होता है, आपकी उस हीट एडिशन की वजह से क्या आपकी स्टेट में चेंज आता है, आपके रूम की जो डिफरेंट आपके वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई क्या उनमें चेंज आता है? नो। नो, दैट मीन्स वहाँ पे हमने हीट एडिशन या जो रिमूवल किया, दैट इज सेंसिबल हीट एडिशन और रिमूवल। इफ स्टेट में चेंज नहीं आया, ना फेज में चेंज नहीं आया, बट टेम्परेचर में चेंज आया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंसिबल। बट अगर फेज में चेंज आएगा तो दैट विल बी द लेटेंट हीट एडिशन और द रिमूवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटरव्यू एंड एज वेल एज आप लोगों को फ्यूचर में जब आप HVAC या हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़े होंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे पास वहाँ पे सिस्टम के अंदर सेंसिबल हीट एडिशन कब हो रहा है और लेटेंट हीट एडिशन या फिर रिमूवल कब हो रहा है। क्लियर है पॉइंट सबको? लेटेंट हीट एनर्जी की एग्जांपल दे दी। वाटर बॉईल कर रहे हैं आप, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके मैम। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस यस मैम। जी मिस स्टेट क्लियर है। में आएगा तो वो लेटेंट एनर्जी हो जाएगी, अगर स्टेट में चेंज नहीं आएगा तो वो सेंसिबल एनर्जी होगी। सेंसिबल एनर्जी होगी, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का, डेट इज अ वर्क। अब हम वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं? टू डिफाइन द वर्क, लेट्स से वी हैव अ सिस्टम,
अब सिस्टम जो है वो हम क्या लेते हैं, हमेशा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस लेते हैं। जो आपको आउटर बाउंड्रीज नजर आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, दिस इज द सिलेंडर। ये जो आपको इनसाइड ये पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द पिस्टन। पिस्टन हमारे पास क्या है, दिस इज द सराउंडिंग। इनसाइड द सिलेंडर जो कुछ भी है दैट इज द सिस्टम। आपके पास जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन दिस। लेट्स से द एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, the force exerted on the piston is F, the distance from the bottom dead center, this is the bottom dead center of the cylinder, to the top dead center is equal to L. Initially we will assume whenever the force is applied F. अब ये फोर्स कब अप्लाई होगी, अब देखो जब सिस्टम यहाँ पे आपने पेट्रोल डाल दिया है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ गया है, तो यहाँ पे सक्शन करके डेफिनेटली हमने ऊपर सक्शन के थ्रू यहाँ पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को फिल किया है। अब ड्यू टू दिस सक्शन बाहर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एग्जर्ट होगा आ रहा होगा, इस पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो पिस्टन को क्या मूव करेगा, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी दैट विल बी द प्रेशर फोर्स। हम प्रेशर को किस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। अच्छा, हम कहते हैं Yes. व्हेनेवर दिस फोर्स F इज अप्लाइड, जब ये फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन लेट से इट मूव सम डिस्टेंस dx, वो कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल टू L भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम इसको जस्ट अज्यूम कर लिए इट इज इक्वल टू द dx। फोर्स अप्लाई करने के वजह से सिस्टम में कितना डिस्टेंस मूव किया, dx। अब मुझे पता है वर्क किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मेरे पास किसके इक्वल है, प्रेशर एरिया, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुए, दैट इज इक्वल टू dx। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो जब मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब आ जाता है वॉल्यूम, तो इट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो हम वर्क को डिफाइन करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम द प्रेशर देयर इज सम वर्क डन। If there is no change in volume, no matter how much pressure force you apply, अब 10,000 किलो बार के वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दो, जितने मर्जी मेगा पास्कल्स का प्रेशर अप्लाई कर दो, इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द चेंज इन वॉल्यूम। जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो इट मीन्स व्हेनेवर देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन द बाउंड्रीज। अगर बाउंड्रीज में डिस्टोर्शन होगी तो वर्क डन होगा, अगर बाउंड्रीज में डिस्टोर्शन नहीं होगी तो वर्क डन वहां पे नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। मैम ये जो डेरिवेशन करवाई है एक दफा काइंडली दोबारा समझा दीजिएगा। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरे पास किसके इक्वल आई है, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ से मैंने फोर्स कैलकुलेट की, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ से किसके इक्वल आ गया, प्रेशर इनटू एरिया, मैंने यहाँ पुट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वो कोई भी वैल्यू, मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली dx। अब एरिया इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, दैट विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम। सो वर्क किसके इक्वल आ गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब इसको हम पीवी डायग्राम के ऊपर वर्क को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास क्या रहता है। लेट्स से मैं कहती हूँ, पहले मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए कि हमने प्रेशर अप्लाई करें 10 किलो न्यूटन का प्रेशर है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, दिस इज अ चेंज इन वॉल्यूम। सो द एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द नेट अमाउंट ऑफ द। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होता है कि dw इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। अच्छा, इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, W किसके इक्वल हमने लिखा है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब मेरे पास है dV, चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क भी इंक्रीज करेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, डेट विल बी पॉजिटिव। अगर चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट विल बी नेगेटिव। अब आपने देखना है कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कब करता है, लेकिन पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप की तरफ जा रहा होगा तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ साथ क्या होते जाएंगे,
कॉम्प्रेस होते जाएंगे। जब कॉम्प्रेस होते जाएंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन क्या होता जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। इट मीन्स जब भी कंप्रेशन का प्रोसेस होगा हमारे पास वहां पे वर्क डन क्या आएगा, डेट विल बी नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट? जी यस मिस। मैम। जी मिस। अब देखिए जब भी कंप्रेशन का प्रोसेस होगा तो इट मीन्स वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। अच्छा अब देखिए, अब दोबारा इस पे आ जाए। अब अगेन अब पिस्टन कहाँ पे आ गया, टॉप के ऊपर आ गया। अब पिस्टन टॉप से जब बॉटम के ऊपर जाएगा तो देखो सिस्टम ऑफ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे एक्सपेंशन होना शुरू हो गई है, तो वर्क पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स वेन एवर देर इज द एक्सपेंशन प्रोसेस द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज एंड द वर्क डन इज पॉजिटिव। So this is the definition of compression and expansion process. यहाँ से मैंने आप लोगों को compression और expansion process की definition भी बता दी है। क्लियर है ये पॉइंट क्लास? जी जी मिस। जी मिस, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को हम एक और पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं। वो कहता है कि जी whenever the work is done on the system it is negative, whenever the work is done by the system it is positive. वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे, जब भी हम सिस्टम को कुछ एक्सटर्नल वर्क देंगे, लाइक आपने वाटर जो है वो बेस लेवल के ऊपर पड़ा हुआ था, यू हैव टू पंप इट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। इट मीन्स इस वाटर को या एनर्जी को या हीट को कुछ भी है उसको लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए आप क्या लगाते हो, पंप या फिर मोटर लगाते हो। वो पंप या मोटर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती हैं। उस इलेक्ट्रिकल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल में। तो जो आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप क्या करते हो, बिल पे करते हो। इट मीन्स यू हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम, इट मीन्स द वर्क इज नेगेटिव। इट मीन्स द वर्क इज नेगेटिव। आप गाड़ी में फ्यूल ऐड करते हो, उस फ्यूल की वजह से गाड़ी जो है वो आपको कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट देती है कि आपकी गाड़ी मूव करती है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो। तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू डू वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कन्वेंशन है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। मिस जी मिस एक दफा एग्जांपल दोबारा क्लेरिफाई कर दें, क्योंकि पेट्रोल को तो हम लोग उसके भी हम पे कर रहे हैं। क्या कह रहे हो, पेट्रोल को, अच्छा उसके, बट उसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट भी तो मिल रहा है ना, वर्क आउटपुट भी तो मिल रहा है ना। मिस वर्क आउटपुट तो हमें फिर वो पंप लगाने से भी मिल रहा है, पानी आ रहा है हमारे घर पे। मैं बताती हूँ, आप देखो वो पे आप कर रहे हो लेकिन आपको गाड़ी पानी से तो नहीं ना चला सकते। अब यहाँ पे देखें, चलो आप उसको छोड़ दें, जब पिस्टन यहाँ पे आया हुआ टॉप डेड सेंटर पे है, ठीक है, टॉप डेड सेंटर पे जैसे ही पिस्टन आया बॉटम से टॉप के ऊपर जब आया तो कंप्रेशन हुई थी। जब कंप्रेशन हुई थी तो सिस्टम जो है उसके अंदर इसकी कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ था। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ था, स्पार्क प्लग ने फायर किया, जैसे ही स्पार्क प्लग ने फायर किया तो जो एनर्जी प्रोड्यूस उसकी वजह से सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड मूव हुआ। सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम मूव्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। लेकिन जब सिस्टम ने बॉटम से टॉप के ऊपर आना है तो सिस्टम क्या बॉटम से टॉप के ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा विद इन अ नहीं सिस्टम। मिस। देखें सिस्टम उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वो फोर्स हम कहाँ से लेते हैं, पीछे क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। तो फ्लाई व्हील क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो सिस्टम कहाँ से बॉटम से टॉप के ऊपर आएगा। तो डेट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके मिस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। जी मिस।
ठीक है, अब प्रेशर जो है हमारे पास इट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द वर्क. अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क डन जो होता है हमारे पास डेट इज आल्सो द पाथ डिपेंडेंट. लाइक अगर आप पाथ चेंज करते हो 1 से 2 और 1 से 2 डैश पे, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा डेट विल बी डिफरेंट. अब यहाँ पे देखो 1 से 2 डैश से 3 एंड 3 to 1, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. अब इस केस में मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, दिस इज एरिया अंडर द. अगर एरिया अंडर द कर्व चेंज करेगा होगा तो हमारे पास वर्क डन की नेट अमाउंट भी चेंज होगी. तो इट मीन्स वर्क इज द पाथ डिपेंडेंट. हमारे पास जो हीट और वर्क हैं बोथ आर द रिकॉग्नाइज एट द बाउंड्री. सम बाउंड्रीज उनको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सिस्टम पोजेसेस एनर्जी बट नॉट हीट और वर्क. एनर्जी तो पोजेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, बट हीट और वर्क जो है वो पोजेस नहीं कर सकता. हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट स्पॉन्टेनियसली. बोथ आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस नॉट अ स्टेट. हीट और वर्क जो है वो प्रोसेस है, किसी सिस्टम की स्टेट नहीं है. लाइक हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम इस सिस्टम की स्टेट ये है तो वो हमारे पास उसकी हीट और एनर्जी क्या वो एक वर्क ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है. अनलाइक प्रॉपर्टीज, हीट और वर्क हैज नो मीनिंग एट अ स्टेट. बोथ आर द पाथ फंक्शन. Their magnitude depends on the path followed during a process as well as the end state. हमारे पास एंड में लाइक यहाँ से देखें प्रोसेस 1 to 2 एंड प्रोसेस यहाँ पे पाथ ए और पाथ बी के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एंड स्टेट सेम है बट पाथ डिफरेंट है. तो हमारे पास वो एंड स्टेट्स के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट एंड वर्क एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम यूनिस एसेंशियल. अगर कोई